हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20 डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में 18th ऑफ मई 2021 के इस न्यूज़ आर्टिकल को लेकर आप सभी के बीच अभी मैं आया हूँ। आज हम देखने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट राइज, जॉब लॉस एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है डीआरडीओ से रिलेटेड कोविड-19 न्यू ड्रग से। हम देखेंगे सेबी और आईसीएमआर के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली जो न्यूज़ है, जो कि आज की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप बोल सकते हैं कि डीआरडीओ's ड्रग्स लॉन्च्ड फॉर इमरजेंसी यूज। अब डीआरडीओ ने एक ड्रग बनाई है जिसका नाम उन्होंने रखा है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, दैट इज 2DG, और इसे डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी DRL हैदराबाद के साथ में कोलैब करके बनाया है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस, दैट इज INMAS, जो कि डीआरडीओ की एक लेबोरेटरी है, वह DRL के साथ में मिलकर के इस ड्रग को प्रिपेयर किया है। तो आपको ये नाम याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। डीआरडीओ और प्राइवेट पार्टनरशिप का ये एग्जाम्पल है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर डॉक्टर हर्षवर्धन है जो हमारे ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि दैट 2DG वाज द फर्स्ट थेरापेटिक ड्रग फॉर कोविड विच इंडिया हैज डेवलप्ड इंडिजीनियसली। इसीलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज अ फर्स्ट ड्रग विच इज इंडिजीनियसली मेड, भारत के द्वारा इन्हें बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो सभी आपको जानना था। डीआरडीओ के बारे में मैंने लास्ट के जो हमारे न्यूज़ एनालिसिस है उसमें डिस्कस किया था, आप जरूर वहां जाकर के देख लीजिएगा। एक बार हेडिंग चेक कर लीजिएगा, जो थंबनेल है वहां पर आपको दिख जाएगा डीआरडीओ, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। इसलिए मैं आज फिर से इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की ओर, एंड द नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज अबाउट जॉब लॉसेस। जॉब लॉसेस जो है वह बहुत ही ज़्यादा खराब होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, और अप्रैल के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, दैट इज LPR, उस पर दिया गया यह आर्टिकल है अबाउट CMIE, इनके द्वारा एक जारी किया गया है कि मार्च 2020 की अपेक्षा पिछले अप्रैल का जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वह बहुत कम है। तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो रहा है। उसके पहले CMIE क्या है वह देख लेते हैं। तो CMIE सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ नोट करना है CMIE के बारे में। अब CMIE ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट राइज जो है वह एक अच्छा साइन नहीं है किसी भी इकोनॉमी के लिए, और लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो है वह पुराने जो हमारे लॉकडाउन था, दैट वाज ऑफ मार्च 2020, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया था उस समय की बाद रिकवरी हुई थी। बट इस बार जो लॉकडाउन है या इस बार का जो मोमेंटम चल रहा है वह रिकवरी जो है वहां पर नहीं दिख रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो राइज हुआ 8% अप्रैल में था, जो कि 6.5% था मार्च में। ठीक है, ये CMIE ने कोट किया है, CMIE ने कहा है इसे। और लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो था वह 40% है अप्रैल में। तो लेबर पार्टिसिपेशन rate is about 2 percentage points below what it was before April 2020। 2020 अप्रैल के पहले जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट था वह 2% पॉइंट्स कम है। ठीक है, दिस इज अ सीरियस मैटर फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ अवर वास्ट साइज, क्योंकि अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो इकोनॉमी का रन होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज या इंपॉर्टेंट जो लॉस है वह क्या है। तो द लैक ऑफ डिमांड वाज अ बॉटलनेक फॉर फर्दर ग्रोथ, ये कहा है उन्होंने कि जो डिमांड का जो कमी है, ठीक है, मांग में जो आई कमी है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है फॉर ग्रोथ। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि अभी डिमांड साइड जो है वह बहुत ही लैगिंग बना हुआ है। एंड आगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 90% ऑफ द फैमिलीज हैव सीन इनकम श्रिंकेज। ठीक है, इनकम में उनके कमी आई है, रियल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जो इनकम श्रिंकेज है
उसे इन्फ्लेशन रेट्स के साथ एडजस्ट करके जो निकाला जाता है रियल इनकम, उसमें जो है वो श्रिंकेज दिख रहा है 90% ऑफ द फैमिलीज। तो ये भी बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। लास्ट में यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक और लिखी हुई है कि द साइज ऑफ द सैलरीड क्लास श्रैंक फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ इन अप्रैल विथ 3.4 मिलियन जॉब लॉस। ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है जॉब लॉस का। 1920 में जो हुआ था कि 85.9 मिलियन सैलरीड जॉब्स थे, बट अप्रैल 2021 की बात करें तो अब यहाँ पर जस्ट 73.3 मिलियन रह गए हैं। तो यहाँ पर जो है 85.9 मिलियन से कहाँ 73.3 मिलियन, तो इतना डिफरेंस आ गया है ड्यूरिंग 1 ईयर आप बोल सकते हैं, और ड्यूरिंग अ 4 क्वार्टर। ठीक है, तो ये चीज बहुत अलार्मिंग है। इसको ही यहाँ पे दिया गया है, जो CMI की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये डेटा कोट किया है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप आंसर राइटिंग करेंगे आप ध्यान रखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज भी है। इसी से रिलेटेड हम देखते हैं कि द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ए मेजर ऑफ एन इकोनॉमीज एक्टिव वर्क फोर्स। कितने कार्यशील जो पॉपुलेशन है उसकी बात करता है। फॉर्मूला फॉर द नंबर इज sum of all the workers who are employed or actively seeking employment divided by the total non-institutionalized civilian working age population। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन में जितने हैं उनको डिवाइड किया जाता है किससे? who are employed, sum of all the workers जो कि employed है और actively job employment seek कर रहे हैं, उनका नंबर को टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन इज 18 to 65 ईयर्स। ठीक, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन है, एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, बट जहां तक मुझे मिला 18 to 65 ईयर्स को यहाँ वर्किंग एज पॉपुलेशन माना जाता है। द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ ऑल पीपल ऑफ वर्किंग एज हु आर एम्प्लॉयड और आर एक्टिवली सीकिंग वर्क। ठीक है, यही होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसे अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स के साथ में यूज करके एक अच्छा इकोनॉमी का जो कंडीशन है उसको डिटरमाइन करने में, उसका एनालिसिस करने में यूज किया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और आर्टिकल आया हुआ है ऑन द इकोनॉमी पेज, दैट इज डिमांड टेक्स बिग हिट ऑन सेकेंड वेव। ये RBI के जो बुलेटिन है उसको आधार बना करके या उसके आधार पर यह आर्टिकल लिखा गया है कि जो RBI के जो इम्पैक्ट हैं वो इन्होंने यहाँ पर दिए हैं। उन्होंने कहा है, ये जो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बताता हूँ। द बिगेस्ट टोल ऑफ द सेकेंड वेव इन टर्म्स ऑफ अ डिमांड शॉक, लॉस ऑफ मोबिलिटी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग एंड एम्प्लॉयमेंट decides inventory accumulation while the aggregate supply was less impacted। देखिए, सप्लाई साइड इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट डिमांड शॉक जो है वह अब जो है वो बढ़ चुका है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि इकोनॉमी को लॉस हो रहा है, डिमांड शॉक। ओके, तो डिमांड साइड से क्या है अब लैगिंग है, बट सप्लाई साइड इज इंटैक्ट टिल नाउ। ओके, फिर ये इम्पैक्ट क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इन्फेक्शंस अपीयर टू बी यू शेप्ड। उन्होंने ये कहा कि यू शेप का एक इम्पैक्ट हमको यहाँ दिखता है। अब ये जो यू शेप का इम्पैक्ट इन्होंने कहा है, इसके तीनों पार्ट्स को डील कर लेते हैं। ये यू शेप बना कैसे? तो सबसे पहले ईच शोल्डर ऑफ द यू रिप्रेजेंट द सेक्टर्स दैट आर वेदरिंग द स्टॉर्म। एग्रीकल्चर वन एंड पे है और IT ऑन द अदर हैंड। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि एग्रीकल्चर है और इस एंड पर IT सेक्टर है। ठीक है, तो ये दोनों हैं यू शेप के शोल्डर्स। ठीक, फिर यू शेप का जो स्लोप है वह ऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग एक साइड में रखता है, जबकि सर्विसेज को अदर साइड में रखता है। ठीक है, ये जो इसका स्लोप है, ये दोनों स्लोप इसको एक साइड तो इसको क्या रखता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑटोमेटेड सेक्टर, और दूसरे साइड में सर्विसेज को रखता है। लेकिन यहाँ पर का जो है ये जो गहराई है, इसको वेल कहा गया है, उसको सबसे ज्यादा वल्नरेबल माना गया है, जो कि ब्लू कॉलर ग्रुप्स को दिखाता है, जिन्हें रिस्क है सबसे ज्यादा ऑफ द एक्सपोजर, और उनके लिए
जो है वो सरवाइव करना बहुत ही अ, अभी क्रूशल हो गया है। जैसे डॉक्टर्स हो गए, हेल्थ केयर वर्कर्स, लॉ एंड ऑर्डर, म्युनिसिपल पर्सनल्स, इंडिविजुअल्स ईकिंग आउट डेली लाइवलीहुड, स्मॉल बिजनेसेस और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है और ये सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अब जो हमारी इकोनॉमी है वो कुछ यू शेप्ड की दिख रही है, जो कि ऐसा इंडिकेट किया गया है इस आर्टिकल में। और अच्छा एक आंसर राइटिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की भी जरूरत है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर एनबीएफसीज की बात की गई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, और उनका भी जो है वह जो डिक्लाइन है वह यहाँ दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप जरूर इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, खास करके ये जो यू शेप फॉर्मूला इन्होंने दिया हुआ है। बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अगेन लेजिस्लेटिव काउंसिल। हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो इलेक्शंस था वह डिले किया गया है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। बट यहाँ पर एक नई न्यूज आई है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइड की है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेटअप करेगी। हालांकि 1969 में तक वहां पर एक अपर हाउस हुआ करता था, बट उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया गया। अब इम्पॉर्टेंट न्यूज ये नहीं है कि वहां पर जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस, वह डिमांड कर रही है इसकी, बट इम्पॉर्टेंट चीज इज हाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज formed. So for setting up the council, a bill has to be introduced in the state assembly and then a nod for state governors is required. इस चीज को मैंने आपको उस समय भी बताया था, उस आर्टिकल में डिस्कस किया था, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। वहां पर भी हमने देखा था कि एक बिल जो है वो लाया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, उसे पास किया जाता है ऑफ कोर्स बाय स्टेट गवर्नर्स नॉट ओनली, और उसके बाद उसे पार्लियामेंट में पुट किया जाता है। तो पार्लियामेंट में जो पुट होता है बिल, उसे क्या करना पड़ता है, सिंपल मेजोरिटी के साथ में, जबकि स्टेट में जब वो पुट होता है तो उससे स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होना जरूरी होता है। अब और इस पर जो आर्टिकल जुड़ा हुआ है वह है आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द क्रिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी, फिर से मैंने आपको एक रिव्यू करा दिया। अब हम बढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आज का मेरा फेवरेट आर्टिकल है क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट। एक एक्सप्लेनर आया हुआ है, इसमें बहुत ही अच्छे से बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कैसे फॉर्म किया जाता है बाय अ स्टेट। अभी अभी जो रिसेंट न्यूज थी कि मलेरकोटला जो है वह पंजाब का 23rd डिस्ट्रिक्ट बनाया है, पंजाब गवर्नमेंट ने इसे अभी अभी फॉर्म किया है। तो पंजाब गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट है वह एक सेक्शन 5 जो कि लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1887 का, उसमें लिखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन vary the limits and alter the numbers of तहसील डिस्ट्रिक्ट एंड डिविजन्स इनटू व्हिच द स्टेट इज डिवाइडेड। तो उनको इससे पावर मिल गई। अब डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कैसे किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन का जो पावर है, या तो उसे नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का, या उसकी बाउंड्री को अल्टर करने का, या एबॉलिश करने का, वह पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और यह एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू या फिर एक लॉ के थ्रू जो कि स्टेट असेंबली में पास हो बनाया जा सकता है, या ऐसा किया जा सकता है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ऐसा करने से क्या फायदा होता है या क्यों ऐसा करती है। तो असम गवर्नमेंट का एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि माजुली सब डिवीजन को माजुली डिस्ट्रिक्ट बनाया गया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीडियंसी। स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि जब जो यूनिट्स अगर छोटे होते हैं तो स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट्स को लीड करने में और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में ये फायदा होता है, जिसके कारण ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छा हो पाता है। अब एक्सेप्शंस है क्या कहीं पर, तो एक्सेप्शंस ये है कि जो 1887 का जो एक्ट जिसके तहत ये बनाया गया, वहां पर एक एक्सेप्शन है कि जो पावर होती है वह डिले की जाती है या उसको नहीं माना जाता जब एक्टिव सेंसस ऑपरेशन में हो या फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही हो लोकसभा या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की। इन दोनों कंडीशंस पर उसको नए ये जो पावर है या पावर काम नहीं करती जो इनकी पंजाब की, और वहां पर ये एक्सेप्शन दिया गया है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि हर समय वह पावर यूज नहीं किया जा सकता। यहाँ पर केवल 2 एक्सेप्शन प्रोवाइड कराए गए।
अब सेंटर का कोई रोल है क्या? तो सेंटर हैज नो रोल टू प्ले इन अल्टरनेशन ऑफ द बाउंड्रीज और क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, लेकिन होम मिनिस्ट्री एक जगह जरूर पिक्चर में आती है, कहाँ? जब स्टेट किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलने को चाहता है या फिर रेलवे स्टेशन का नाम। तो क्योंकि ये दो जो डेटा है वह डेटा बहुत जगह काम आते हैं, तो इन डेटास के लिए उसे जरूर होम मिनिस्ट्री की एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी लेना पड़ता है। और एनओसी लेने के लिए जो होम मिनिस्ट्री है वह बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को रेफरेंस करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, साइंस एंड रेलवे मिनिस्ट्री सीकिंग क्लियरेंस। इनके बाद ही इन्हें एनओसी इशू किया जाता है। अब 2011 सेंसस की बात करें तो वहां पर 593 डिस्ट्रिक्ट थे कंट्री में, जो कि 2001 से 2011 में 46 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स वेयर क्रिएटेड बाय द स्टेट्स। लेकिन नो इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, मतलब एक गवर्नमेंट रन करती है वेबसाइट, वहां पर यह बताया गया है कि करेंटली 718 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं कंट्री में। तो आप सोचिए 2011 में 593 थे, अब हम 2021 पर हैं और 718 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। इसका कारण यह भी है कि एक नया स्टेट फॉर्म हुआ था तेलंगाना इन 2014, लेकिन द नंबर्स आर इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा आर्टिकल है क्रिएटिंग अ डिस्ट्रिक्ट का, ये जरूर आप यहाँ ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द प्लाज्मा थेरेपी, जो कि आईसीएमआर ने अपनी गाइडलाइंस को चेंज किया है और कोविड ट्रीटमेंट नॉर्म्स में बदलाव करते हुए उन्होंने प्लाज्मा थेरेपी को वहां ड्रॉप कर दिया है। पहले आईसीएमआर ने जो ट्रायल्स परफॉर्म किए या टेस्ट जो किए, दैट इज प्लेसिड ट्रायल, और इन पे उन्होंने पाया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। ब्रिटेन के एक मेडिसिन जर्नल ने, द लेसेंट ने भी यह रिपोर्ट किया है कि वह जो है बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। तो आईसीएमआर की गाइडलाइन जो है उसमें रिफॉर्म करते हुए उन्होंने रिकमेंड किया है अभी भी कि आइवरमेक्टिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, इन दोनों को माइल्ड डिजीज के लिए जो है वह यूज किया जा सकता है, बट विथ अंडरलाइंड लो सर्टेनिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, जहां पर एविडेंस की सर्टेनिटी कम है वहां पर ही इसे यूज किया जाएगा, मतलब माइल्ड जो इन्फेक्शन है वहां पर आईसीएमआर ने इनका जो यूज है वह रिकमेंड किया है, बट प्लाज्मा थेरेपी को ड्रॉप कर दिया। प्लाज्मा थेरेपी जिसे लास्ट ईयर बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और ये गाइडलाइन भी थी, बट आईसीएमआर अब अपना डिसीजन चेंज कर दिया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो न्यूज थी, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईसीएमआर, तो हम थोड़ा सा आईसीएमआर को भी देख लेते हैं। आईसीएमआर इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इट इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर्स एंड इट इज द एपेक्स बॉडी इन इंडिया फॉर फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेड रिसर्च। और ये विश्व की सबसे ओल्डेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडी भी है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। भारत में खास करके इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। आईसीएमआर को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। 1911 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस समय की गवर्नमेंट थी, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने एक सेटअप किया था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, दैट इज IRFA, और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे जो कि स्पॉन्सरिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मेडिकल रिसर्च इन द कंट्री। इंडिपेंडेंस के बाद में इंपॉर्टेंट चेंज लाए गए इस IRFA में और उसे ICMR का नाम दिया गया 1949 में, और उसके स्कोप ऑफ फंक्शंस को भी बढ़ाया गया, तब से इसे ICMR के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आई थिंक यू गेट अ वेरी गुड हाईलाइट। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट द सेबी। सेबी ने इनवाइट किया है गोल्ड एक्सचेंज पे कमेंट्स कंसल्टेशन पेपर, एक उन्होंने फ्लोट कराया है और 18 जून तक उन्होंने रिकमेंडेशन पब्लिक कमेंट्स उसमें मांगे। ठीक है, प्रपोजल क्या है? द प्रपोजल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 बजट स्पीच, और यहाँ पर उन्होंने कहा था कि गोल्ड एक्सचेंज हम लेकर के आएंगे। सेबी ने इसे रेगुलेट किया है और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, उस पर इन्होंने
बोला है कि ये एक एडवांटेजेस हो सकता है फॉर बेटर लिक्विडिटी एंड सिंगल प्राइस रेफरेंस। लिक्विडिटी क्या होती है किसी भी एसेट की, कितना जल्दी वह मनी में कन्वर्ट हो जाता है, इसे उसकी लिक्विडिटी कहते हैं। तो ईजीआर जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, वह बहुत ही लिक्विड है और इसकी जो क्वालिटी ऑफ एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सेबी ने जो मूव किया है, इसका जो जब आप इस पर पूरे की पूरी गाइडलाइंस इशू हो जाएगी तब हम इसे और देखेंगे जब न्यूज फर्दर आएगी। बट यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सेबी की। तो सेबी जो है वह, उसका फुल फॉर्म होता है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, और इट इज अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब एस्टैब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1988 में। इसे स्टैट्यूटरी पावर्स दिया गया 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। पहले ये क्या थी, एक बॉडी थी, बट स्टैट्यूटरी पावर्स उन्हें 92 में दिया गया। सेबी जो है उसका हेडक्वार्टर हमने देखा था कि मुंबई में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप हमेशा दिल्ली पढ़ते हैं, बट सेबी का जो हेडक्वार्टर है वह मुंबई में है। नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न एंड वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेस हैं इनके। तो नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली, ईस्टर्न का कोलकाता, सदर्न का चेन्नई एंड वेस्टर्न का जो है वह अहमदाबाद में है। सेबी जो है उनके मेंबर्स से मैनेज किया जाता है। जो मेंबर्स होते हैं, जिसमें चेयरमैन होते हैं जिन्हें नॉमिनेट करती है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2 और मेंबर्स होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के। 1 मेंबर होता है फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और रिमेनिंग जो 5 मेंबर्स होते हैं वह नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉर आउट ऑफ देम एटलीस्ट 3 शैल बी होल्ड टाइम मेंबर्स, ठीक है। तो ऐसा करके जो सेबी का जो मैनेजमेंट है वह मेंबर्स के थ्रू मैनेज किया जाता है, और सेबी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अबाउट द सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। तो सेबी का आई थिंक आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल गया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे आज के इस लास्ट आर्टिकल पर। देखिए, एडिटोरियल पर आया हुआ एक आर्टिकल है, और ये राइट टू लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की बात करता है। मंथली कैश ट्रांसफर टू द इनफॉर्मल वर्कर्स, ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है, जैसे कि बाकी देशों में हो रहा है। भारत में इसके क्या डिमांड है, भारत में इसको कुछ अलग तरीके से देखा गया। भारत में इसके लिए नए नए फॉर्मूलेज लाए गए, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत कहा गया और बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा। बट नथिंग मोर आई फाउंड इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द जीएस पॉइंट ऑफ व्यू और डेली करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा एक और आर्टिकल आया है जो बाइडेन से रिलेटेड, वेस्टर्न इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, वह पढ़ सकते हैं आप। एक डिप्लोमेटिक आर्टिकल है, तो आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा तो कोई और न्यूज़ नहीं दिखी। तौकते जो हमारा सुपर साइक्लोन था वह अब हिट कर चुका है गुजरात को, कोस्ट को। तो उसके बाद की जो न्यूज़ है वह इम्पोर्टेंट हो जाएगी हमारे लिए। देखेंगे कि कल तक क्या वह न्यूज़ आर्टिकल आता है। तो आज के इस वीडियो एनालिसिस, न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। आई थिंक कि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स ऐसे ही आती रहेंगी। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।